नमस्कार। हम हाजिर हैं सुमन सर के साथ। मैं अमलेश आनंद। और आज एक ऐसे खबर पर हम चर्चा करेंगे चूंकि 2 दिन से बहुत ट्रेंड कर रहा है, और वो खबर है जो कभी अपने समय में रहने वाले बहुत ही चर्चित सांसद, वर्तमान में निर्दलीय सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव। जी हाँ, हम पप्पू यादव पे बात करने की बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव की जो स्थिति हुई है, ऐसी क्यों हुई है। जैसा कि आपने देखा, आज हम सुमन सर के साथ इसके बारे में कुछ बात करेंगे कि दो तरह के उनके कारनामे हो रहे हैं। एक तरफ तो समाज से मिलकर के इतनी वाहवाही लूटते हैं, सामाजिक कार्य करते भी हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, उसको लेकर के पप्पू यादव एक देवदूत के जैसे हाजिर होते हैं। दूसरी तरफ अभी जिस तरह से धमकियों की बात आ रही थी लॉरेंस के गुट के द्वारा, और ये सारी धमकियां और ये आरोप सिद्ध हो चुका है कि पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है, जैसे कि अभी एसपी ने वहां बात किया है, कल जो पता चला है, आईपीएस का बयान है कि पप्पू यादव को किसी ने धमकी नहीं दिया, उसने ये साजिश रची और वो किया हुआ है, स्क्रिप्टेड ये सारी कहानी है जो आप एक महीना से देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव के बारे में? थोड़ा उनके पिछली हिस्ट्री से लेकर के वर्तमान हिस्ट्री तक दर्शकों को बताइए सुमन जी। पहले तो सभी दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार। देखिए, पप्पू यादव एक ऐसा शख्सियत है, कोसी क्षेत्र के हैं, आप भी कोसी क्षेत्र के हैं, आप जान रहे हैं उनका कितना बड़ा नाम है। देखिए, पप्पू यादव की पहचान पहले एक बाहुबली के तौर पर होती थी। देखिए, 1990 के दशक में बिहार में अलग अलग जिलों में कई क्षत्रपों का उदय हुआ था, जो अपनी अपनी जाति के रहनुमा बनके, अपनी अपनी जाति के सेनापति बनकर सामने आए थे। उसी में पूर्णिया से एक पप्पू यादव नाम के शख्स का उदय होता है। पप्पू यादव को हम लोग अगर ढंग से जानते हैं, पुराने समय में जो लोग भी जानते हैं, देखिए, पप्पू यादव की चर्चा अजीत सरकार हत्याकांड से होती है, वहां से जाना जाता है वो। जी हाँ। पप्पू यादव को एक बाहुबली के तौर पर जाना जाता है। पप्पू यादव की पहचान आनंद मोहन से अदावत के तौर पर जानी जाती है। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि जब आज से 4-5 साल पहले जब पटना में बाढ़ आया था, हालांकि जल जमाव था जो बाढ़ की तरीके से स्वरूप ले लिया था, उस समय आप देखते हैं तो पप्पू यादव का एक अलग ही चेहरा नजर आया था लोगों को। देखिए, जो 20-25 साल के युवा है, जो पप्पू यादव के पिछली छवि को, यानी कि बाहुबली की छवि को नहीं जानते थे, उनके लिए पप्पू यादव एक देवदूत बनकर उतरे थे। देखिए, पटना के बाढ़ में हम सभी लोग कहीं ना कहीं उस बाढ़ से पीड़ित थे। पटना की अधिसंख्य जनता पीड़ित थी। उस समय पप्पू यादव सामने आते हैं, ट्रैक्टर पर बैठ बैठ कर, जब लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। कंकड़बाग के कई ऐसे मोहल्ले थे जहां पर आपको 3-4 दिन तक बिजली नहीं रही थी। अब आप समझ सकते हैं, लोगों को पीने की पानी नहीं मिल पा रहा था, भोजन नहीं मिल पा रहा था। वैसी स्थिति में पप्पू यादव सामने आते हैं, बच्चों के लिए दूध का पैकेट हाथ में लिए हुए, हाथ जोड़ के आते हैं, पानी का बोतल लेके, खाने का पैकेट्स लेकर। तो हमने क्या कहा कि पप्पू यादव की दो छवि बनती है, जैसे एक सिक्के में होता है ना, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, दो पहलू होते जी। तो उस समय आपने देखा होगा कि पप्पू यादव ने जितने जनता का, हालांकि कई स्वयंसेवी संगठनों ने आम जनता के हित में कार्य किया था, लेकिन सारा फुटेज पप्पू यादव ले गए थे। उसमें थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा कि उस समय भी देखा गया था मधेपुरा में एक बार ऐसे ही जल जमाव की समस्या, मतलब बाढ़ ही आ गई थी, सहरसा, मधुबनी। वहां बुलेट से रात के 10-10 बजे तक वो राहत कार्य पहुंचाते थे, अपने घर के पैसा लगा लगा के पहुंचाते थे। मतलब जनता के दिल में एक रहनुमा के तौर पर वो उभर रहे थे। जी, इसके अलावा सर ऐसा है अमलेश जी कि आपने बाढ़ पीड़ित की तो देख ली समस्याओं को, उस समय लोगों ने देखा पप्पू यादव ने कितना आगे बढ़ चढ़कर काम किया, इसको भी लोगों ने देखा। उसके बाद में बाढ़ खत्म हुआ, उसके अगले ही वर्ष जो है आपको कोरोना का प्रकोप चालू हो गया। पूरी दुनिया में कोरोना के कारण त्राहिमाम हुआ, बिहार में भी त्राहिमाम हुआ, लेकिन यहां पर भी सरकारी व्यवस्थाओं को धता बताते हुए, पीछे छोड़ते हुए कोरोना वैक्सीन, मुझे याद है रेमडेसिविर में इंजेक्शन
शायद सारे लोगों को याद होगा, वो कालाबाजारी हो रही थी उस इंजेक्शन की, और उस पर आवाज उठाया था जी, आवाज ही नहीं उठाया था, बल्कि जिन लोगों को जरूरत होती थी वो डायरेक्ट पप्पू यादव के पास जाते थे और पप्पू यादव उस इंजेक्शन को व्यवस्था करके लोगों को दिलाते थे। आपको याद होगा छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी को एक्सपोज किया था इन्होंने, बहुत बड़ा, कि काफी सारे एम्बुलेंस लगे हुए थे वहां पर और जनता को उससे कोई मदद नहीं मिल रही थी, जिसके बाद आनन फानन में पप्पू यादव को नीतीश सरकार, भाजपा सरकार, सॉरी उस समय नीतीश भाजपा की नहीं थी सरकार, तो नीतीश जी के नेतृत्व में इनको रोका गया पुलिस के द्वारा और कहा गया कि नहीं भाई, आप कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, आपको अंदर रहना होगा घर में। हालांकि कई और मामले खोल दिए गए और सचमुच में उनको कुछ दिनों के लिए अंदर ही कर दिया गया, यानी जेल में डाल दिया गया। तो सुमन जी, अगर इस तरह की समाज में इनके प्रति इतना बेहतर भावना है, चर्चा में है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, समाजोपयोगी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका दूसरा पहलू पर हम लोग क्यों नहीं चर्चा करें कि अभी जो कल ही इस तरह की बात आई है, जो सरकार को जो यूज करने की बात आ रही है कि जेड सिक्योरिटी पाने के लिए ये स्क्रिप्ट रच रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अमलेश जी, एक बात स्पष्ट तौर से समझ ले, पप्पू यादव का कद जितना बड़ा था, कहीं ना कहीं जो इन्होंने कार्य किए, काफी अच्छे कार्य भी किए, काफी लोगों की नजर में उनके काफी बुरे कार्य भी होंगे, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार अपने उल जुलूल बयान और एक ट्रैक पर न चलने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है, ठीक है। तो उनकी राजनीतिक जीवन को भी, देखिए लालू यादव के बाद बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो सकते थे पप्पू यादव, लेकिन पप्पू यादव, मैंने आपको कहा ना कि अपने उल जुलूल बयानों और एक ट्रैक पर न चलने के कारण, लगातार अपने विचारधारा को परिवर्तित करते रहने के कारण आप देखेंगे कि पप्पू यादव भले ही आज पूर्णिया के सांसद निर्दलीय चुने गए हैं, लेकिन इन्हीं सब हरकतों के कारण ये जो है जितने आगे जा सकते थे उतना आगे नहीं गए। अब आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई की घटना हुई, देखिए हम लोग अमलेश जी दिन भर फील्ड में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, कई बार कई लोगों से हम लोगों की बातचीत हुई, उन लोगों का कहना है कि लॉरेंस के जैसे कई ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं वो पप्पू यादव के सामने पानी भर देंगे, पप्पू यादव के सामने उन लोगों की बात करने की हैसियत नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जा रही है कि पप्पू यादव जिस प्रकार का, देखिए पूर्णिया में एसपी ने साफ तौर से कहा है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो व्यक्ति इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में था, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में था, उसको भविष्य में टिकट देने की बात हुई थी, कुछ लाख रुपए देने की बात हुई थी। देखिए ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात स्पष्ट तौर से एसपी ने कहा। और जिस प्रकार से कार्तिकेय शर्मा का कद बढ़ा है, देखिए पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये पूरी की पूरी साजिश है और इस साजिश के सूत्रधार पप्पू यादव ही है। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई उनको धमकी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं Z+ सिक्योरिटी लेना या क्या इनकी और मंशा है इसके पीछे, इन फोन कॉल से ब्लैकमेलिंग के पीछे इनकी मंशा क्या है? क्या जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जनता का प्यार पाना चाहते हैं, या जनता को बरगलाना चाहते हैं? ये तो आने वाले विषय में जब जांच पूरा होगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं एक बार फिर स्पष्ट तौर पे करना चाहता हूं, कितना जांच पूरा होता है, कितने मुद्दों को हल किया जाता है, ये भी देखने का विषय है। इस एक दूसरी बात ये है कि जब भी पप्पू यादव किसी भी परेशानी में आते, परेशानी मतलब जब आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर आता है, तो ये उन मुद्दों को लेकर के, जैसा आपने कहा सहानुभूति जीतने की बात, इस चीज में वो माहिर है, बड़े कलाकार हैं। बिल्कुल कलाकार तो है। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं किसी भी मुद्दे पे वो रोने लगेंगे, वो ऐसे नाटक करने लगते हैं। अब इसके पीछे क्या स्क्रिप्ट है, क्या मंशा रहती है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन ये निकल के बाहर आएगा। दूसरी बात ये बताना चाह रहे थे कि आखिर इस तरह के कार्य पप्पू यादव ने अख्तियार क्यों किया? अगर जो भोजपुर के बंदा को इस तरह से, जबकि ये आज की बात नहीं है, बताया जा रहा है, जो IPS ऑफिसर ने कहा है कि ये तकरीबन सालों से ये स्क्रिप्टिंग चल रही थी, ये 6 महीना पहले से उसको 2000 रुपया मिले भी हैं उस बंदे जी जी बिल्कुल, और उससे जो बयान मिला है उस बयान से ये जाहिर किया है IPS ऑफिसर ने कि पूरा का पूरा ये साजिश है और इस पर पर्दा
उठा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सुमन जी कि क्या ये बातें सिर्फ अभी यहीं तक रह जाएगी या पप्पू यादव कोई और इस बात पर पर्दा डालने की कोई दूसरी साजिश? देखिए देखिए, एक बात समझिए, बाबा सिद्दीकी कांग्रेस महाराष्ट्र के एक लीडर हैं, उनकी हत्या हो जाती है, हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आता है। सिद्धू मूसेवाला पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर था, पंजाबी गीतों का, तो उसकी हत्या होती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आता है। अब रहा सवाल बिहार, आप देखिए किसी भी गैंगस्टर को आपको ऑपरेट करने के लिए लड़कों की आवश्यकता होती है, यहां पर उनका कोई सिस्टम नहीं है। देखिए पप्पू यादव के जो समर्थक हैं या अन्य जो राजनीतिक दलों के नेताओं के जो समर्थक हैं, लॉरेंस बिश्नोई का यहां से बिहार का कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। आप जबरदस्ती, चूंकि उसकी नाम इतनी ज्यादा मतलब हो गया है इन दो हत्याकांडों के बाद से, कि आप जबरदस्ती उसको अपने से जोड़ने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लेने का मामला बनता दिख रहा है। ये सिक्योरिटी का तो मामला आप जो कह रहे हैं ये भी सच है, लेकिन आपको नहीं लगता है पप्पू यादव जब भी आप देखेंगे 6 महीना साल भर पर मीडिया में बने रहने के लिए भी कुछ इस तरह के रास्ता अख्तियार किए हैं? देखिए ऐसे ऐसे नए नए कलाकारी करते रहते हैं। अमलेश जी, राजनीति का एक बहुत पुराना उसूल है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। देखिए ज्यादातर राजनेता सिर्फ और सिर्फ इसी फंडे पर काम कर रहे हैं, इसी तकनीक पर काम कर रहे हैं। उनको मालूम है हमको फेमस होना है, फेमस होने के लिए, लगातार चर्चा में बने रहने के लिए गाए बगाए ये अनेक तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। देखिए चर्चा में बने रहना है तो चर्चा में बने रहना है, हमारी ही सारी जगह चर्चा हो, इसके लिए कुछ ना कुछ करना, जिसमें कई बार हम उल जुलूल निर्णय ले लेते हैं, ऊट पटांग फैसले कर लेते हैं, ये फैसले आगे चल के बहुत भारी पड़ जाते हैं। देखिए जब आप चाटुकारों के बीच में घिरे रहते हैं ना, समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं रहते हैं, तो चाटुकार तो आपको बर्बाद करने का काम करते हैं। तो हर राजनेताओं से मैं अपील करूंगा कि कम से कम अपने अगल बगल समर्पित कार्यकर्ताओं को रखें। ये चाटुकार लोग जो है ना, ये अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया। अरे भाई आज आपका चाटुकारिता कर रहा है, कल जब आप बर्बाद हो जाएगा तो दूसरे का जाके चाटुकारिता करेगा। लेकिन सुमन जी नहीं लगता है इतने बड़े प्रोफाइल है पप्पू यादव के, सांसद है, हजारों लाखों जनता का इमोशन जुड़ा हुआ है उनसे, और इस तरह की बचकाने हरकत से नहीं लगता है कि जनता का दिल टूटेगा? देखिए मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से पटना की जनता को उन्होंने प्यार प्राप्त हुआ जब बाढ़ आया था, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने कुछ एक दो निर्णय ऐसे लिए जिन्हें मैं स्पष्ट तौर से नहीं कहना चाहता हूं कि कौन से निर्णय है, चाहे वो सब्जी बाग में एनआरसी सीए के विरुद्ध में बैठना या और भी कई तरह के निर्णय हैं। तो आम जनता का सपोर्ट आपके साथ में नहीं रह पाया। मैंने शुरू से कहा आप एक ट्रैक पर चलोगे आपको सफलता मिलेगी, लगातार सफलता मिलेगी, लेकिन पप्पू यादव कभी किसी एक ट्रैक पर नहीं चले। वही हुआ ना, जिस तरह से जाप को उन्होंने स्थापित किया, इतने बड़े संगठन बनाया। अमलेश जी आप काफी पुराने लोगों में से हैं, आज भी वो निर्दलीय सांसद है, मीटिंग करते हैं तो पीछे कांग्रेस का बैनर लगाकर करते हैं। हाँ। ना कांग्रेस ने कभी आपत्ति की, बिल्कुल, ना पप्पू यादव उस पर खुलकर कुछ बोलते हैं। इस पर भी कोई न कोई राज छुपा हुआ है। देखिए इन राजनेताओं की हर बात में कोई न कोई राज छुपा होता है। अब हमारे और आपके जैसी भोली भाली जनता इन लोगों को नहीं समझ पाती है, वरना इस हमाम में सभी नंगे हैं। तो देखिए ये चर्चा परिचर्चा सिर्फ मेरे बीच नहीं है, आज के समय में हर राजनीति में है, और हर जनता के बीच पप्पू यादव की इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो चर्चा में है। और इस चर्चा को लेकर के मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है पप्पू यादव को किसी तरह से हाईलाइट करना या उनके किसी भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना। मेरा मकसद ये है कि पप्पू यादव एक अच्छे कर्मशील राजनेता के तौर पे हैं, जनता के जनमत हासिल करने वाले हैं, उनको अपनी स्टेटस, अपनी चीजों को लेकर के आखिर ऐसा क्या हुआ ये थोड़ी सी बचकानी जरूर लगती है। अब तो पता ये बाद में चलेगा कि क्या उनपे क्या कार्रवाई होती है, क्या इस तरह से जो बात किया है या पुलिस प्रशासन को जो भेद में रखा है, या फिर सरकार उस पर कोई और निर्णय ले पाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।